हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो आपकी बेटर लर्निंग में आपकी हेल्प करेंगे। यहां पर आज मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये आपके मिक्स एमसीक्यू हैं। मिक्स मीन्स फ्रॉम द डिफरेंट चैप्टर्स एंड आई होप कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे आपको फ़ायदा होगा, चाहे आप ईवीजीसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों या फिर एमफिल के लिए या फिर किसी भी और एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट और हम देखते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट। बताना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट को डिजाइन किया जाता है क्या मापने के लिए। योग्यता परीक्षण क्या मापने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है प्रीवियसली लर्नड फैक्ट्स, यानी पहले से जो तथ्य सीखे हैं उनको मापने के लिए, या फिर फ्यूचर परफॉर्मेंस मतलब फ्यूचर में आप कैसा परफॉर्मेंस करेंगे ये मापने के लिए, या फिर प्रीवियसली लर्नड स्किल्स जो आपने स्किल्स सीख रखी हैं पहले से उसको मापने के लिए, या फिर करंट कॉम्पिटेंस वर्तमान में क्षमता क्या ये मापने के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है और आगे भी ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप थोड़ा समझिए सीखिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। हमें ध्यान रखना है जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो हमारे पोटेंशियल को समझने का प्रयास करते हैं, हमारे पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं कि हम क्या कैपेसिटी रखते हैं सीखने के बारे में। हम अगर अच्छी कैपेसिटी रखेंगे सीखने के बारे में तो हम भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी आपके पास पोटेंशियल क्या है, आप कैसे सीख पाएंगे, इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी या कोई भी विभाग जानना चाहता है कि आप आगे कैसा कर पाएंगे। और अचीवमेंट टेस्ट तो स्कूलों में होते हैं ना, कि आपने कितना सीखा था, है ना, और उसके हिसाब से कितना प्रदर्शन करेंगे। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? अचीवमेंट जो टेस्ट होते हैं वो मेजर करते हैं कि आपने पहले से कितना सीख रखा है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये अचीवमेंट टेस्ट के बारे में है, और जो दूसरा ऑप्शन है ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में है। दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा और दोनों में अंतर भी ध्यान रखिएगा। अच्छा पॉइंट है और ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर कहा गया है अमन इज 10 ईयर ओल्ड बॉय विथ अ मेंटल एज ऑफ 12, यानी अमन 10 साल का बालक है और इसकी जो मेंटल एज है ये कितनी है? 12 है, दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग ऑफ द स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट अमन्स इंटेलिजेंस क्वोटिएंट स्कोर। हमको बताना है कि अमन का IQ स्कोर क्या है। अमन का जो मेंटल एज है वो 12 साल है और अमन है कितने साल का? 10 साल का है। अमन इज 10 ईयर ओल्ड बॉय, मेंटल एज 12, यानी मेंटल एज 12 है और क्रॉनिकल एज जिसको हम CA बोलते हैं, क्रॉनिकल एज कितनी है उसकी? 10 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो हमें बताना कि IQ स्कोर क्या है। तो इसका तो सिंपल फार्मूला होता है, IQ इक्वल क्या होता है? MA यानी मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है ना, तो जब सॉल्व करेंगे तो मेंटल एज कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है और क्रॉनिकल एज 10 दे रखी है, और हम यहाँ पे इस तरह से जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 120, यानी उसका जो IQ है वो कितना है? 120। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। तो इस सिंपल फंडे से आप IQ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, IQ का जो फार्मूला होता है MA अपॉन CA इंटू 100, उसके बेस पर आपने फाइंड किया तो क्या आ गया? 120। तो यहाँ पर अमन का जो IQ है वो कितना है? 120। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमन वाज अनेबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस एग्जाम्पल। यानी सुमन ने बता ही नहीं पाया कि सही है क्या है गलत क्या है ना। कोई क्राइम की सिचुएशन रही होगी और क्राइम कर दिया होगा, कोई भी पर्सन अगर क्राइम कर दे और वो समझ ही नहीं पाए कि सही क्या था गलत क्या है, तो उसे हम एबनॉर्मल जो बिहेवियर की डेफिनेशन उसमें उसे हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, जब कोई पर्सन किसी
क्राइम के दौरान कभी समझ ही नहीं पाता है कि सही क्या है गलत क्या है और कुछ भी कर बैठता है। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर के लीगल डेफिनेशन होते हैं उसमें हम उसको इंसैनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसैनिटी, यानी पागलपन, यानी उसे पता ही नहीं है कि सही क्या और गलत क्या उसने कर दिया। ठीक है ना? तो आपको ये क्वेश्चन समझना है। अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर बोला गया है A soldier who experiences sudden blindness after seeing his buddies killed in battle is best diagnosed with, यानी एक सैनिक है जो अपने साथियों को मारे जाते देखने के बाद अचानक अंधेपन का अनुभव करता है। तो लड़ाई का सबसे अच्छा यहाँ पे ये नहीं है, तो बताना है कि मतलब ये जो सिचुएशन है इस बेस पर उस पर्सन को क्या दिक्कत है, हम उसे क्या डायग्नोज करेंगे, है ना। ये आपके क्लिनिकल से लेके क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं फोबिक डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई सैनिक है वो अपने दोस्तों को युद्ध में मरते हुए देखता है। उसके बाद यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से क्या होगा अगर वो सोल्जर बाद में अंधेपन का होना महसूस करता है, उसे लगता है कि उसको दिखाई नहीं रहा है, ब्लाइंडनेस फील करता है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी, कन्वर्जन डिसऑर्डर। हमें ध्यान रखना है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एंजाइटी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फिजिकल सिम्टम्स में। जैसे एंजाइटी का मतलब क्या हुआ कि जो सैनिक था उसने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा, तो भाई अपने दोस्तों को मरते हुए देखा, ये किसी के लिए आसान तो नहीं होता है। तो वो जो एंजाइटी थी वो एंजाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई फिजिकल सिम्टम्स में, और फिजिकल सिम्टम्स में उसके साथ में क्या हुआ कि उसको दिखाई देना बंद हो गया। तो बेसिकली उस पर्सन को, सोल्जर को जो दिखाई देना बंद हुआ, वो दिखाई देना बंद होना किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल इश्यू की वजह से नहीं था, कोई ऑर्गेनिक इश्यू नहीं था, वो एक एंजाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन था और इसीलिए क्या हुआ कि उसे दिखना बंद हो गया। तो इसे कहा जाता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एंजाइटी फिजिकल फॉर्म में आ जाती है और व्यक्ति बायोलॉजिकल फेल्यूर टाइप का फील करता है, मतलब कि जैसे उसे लग रहा था अंधा हो गया, तो वास्तव में उसे अंधा होना महसूस हो रहा था जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। तो ये कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पे डी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट आर एबल टू सी चेंजेस इन द ब्रेन एज इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ। वैज्ञानिक मस्तिष्क में परिवर्तनों को देखने में सक्षम होते हैं क्योंकि यह जानकारी से को संसाधित करता है। ठीक है, यानी आपने देखा होगा ना, ये नाम सुने होंगे आपने, CT स्कैन, MRI स्कैन, PT स्कैन, है ना। इन सब में डिफरेंस होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर खास तौर पे क्वेश्चन में पूछा गया कि साइंटिस्ट आर एबल टू सी चेंजेस इन द ब्रेन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट एबल टू सी चेंजेस इन द ब्रेन। ब्रेन में चेंजेस देखते हैं, वो बेसिकली कैसे संभव होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। CT कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, PT होती है पॉलीटॉन इमिशन टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये जो 3 ऑप्शन है इन्हीं में से एक ऑप्शन सही है। तो हमें ध्यान रखना है जो PT स्कैन है, जो PET स्कैन होता है, PT स्कैन ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं उसको विजुलाइज करता है। जब ब्रेन फंक्शन करता है तो उस दौरान जो चेंजेस होते हैं, मतलब ब्लड फ्लो होगा, है ना, जो भी चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस को डिटेक्ट करता है PT स्कैन। CT और MRI चेंजेस डिटेक्ट नहीं करता है। ये आपका CT और MRI ये केवल स्ट्रक्चर को बताते हैं। हमें ध्यान रखना है कि CT और MRI केवल स्ट्रक्चर बताते हैं, लेकिन PT आपका फंक्शन को भी बताता है, विजुलाइज करता है जब बदलाव होता है। और साथ में एक पॉइंट और बता दूं कि यहाँ पे दिया नहीं है, ये fMRI नाम सुना होगा, fMRI। ठीक है, तो ये fMRI जो होता है ये भी चेंजेस को डिटेक्ट करता है ब्रेन में। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में जो था उसके अनुसार इसका ऑप्शन सही होगा PET। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहा गया है लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू प्रोड्यूस एडिक्वेट लेवल ऑफ डोपामाइन ऑफन लीड्स टू। यानी अक्सर
जब ब्रेन में डोपामाइन की पर्याप्त मात्रा का जो स्तर होता है उसका उत्पादन क्षमता का जब कम हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है। ब्रेन में अगर डोपामाइन की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी तो क्या होगा। ऑप्शन दिए अफेजिया है, अल्जाइमर डिसीज है, पार्किंसन डिसीज है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि पार्किंसन डिसीज जो होती है वो संबंधित इसी बारे से होती है कि जो सेल्स होती हैं वो सही से डोपामाइन को रिलीज नहीं करती हैं, तो उस टाइम पर होती है पार्किंसन डिसीज। आपको इसका ऑप्शन सी ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस इज ट्रांसड्यूस्ड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी ऑफ न्यूरल इम्पल्स एट द। यहाँ पे लिखा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस, अब सोच कर देखिए साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बात हो रही है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस की, तो किसकी बात हो रही होगी। वाइब्रेशंस कहाँ पर होते हैं, वाइब्रेशंस साउंड में होते हैं, है ना, तो इस साउंड की बात हो रही ना। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस, जो साउंड की वाइब्रेशंस होते हैं उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये तो कहाँ पर होता है, ये आपके ईयर की बात हो रही ना। तो ईयर में जो कोकिला होता है, कोकिला का काम यही होता है, जो हेयर सेल्स होते हैं कोकिला में, हेयर सेल्स का काम यही होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़ेंगे। विच सेंस इज लीस्ट इन्वॉल्व इन इनेबलिंग यू टू मेंटेन योर बैलेंस व्हेन यू स्टैंड ऑन वन फुट। जब आप एक पैर पर खड़े होते हो तो कौन सा यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको एक पैर पर खड़े होने में हेल्प करता है, बैलेंस करता है। तो ध्यान रखना है, सॉरी, इनेबलिंग यू टू मेंटेन योर बैलेंस व्हेन यू स्टैंड ऑन वन फीट। यहाँ पे लीस्ट इन्वॉल्व लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो कई बार जल्दी आंसर दे देते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि क्या हेल्प करता है, इसने पूछा है कि लीस्ट इन्वॉल्व, कम से कम हेल्प करता है। तो ध्यान रखना है कि काइनेस्थेसिस, विजन, वेस्टिबुलर सेंस ये हमारे पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं, बट ऑल्फैक्शन, ठीक है ना, जो ऑल्फैक्शन होता है, ऑल्फैक्शन हमारी कोई हेल्प नहीं करता है हमको खड़े होने में, बैलेंस बनाने में। तो आपका ऑप्शन बी है। आपका अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाने में कौन सी इंद्रिय सबसे कम शामिल होती है, ठीक है ना, लीस्ट इन्वॉल्व की बात की थी, तो ऑल्फैक्शन आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है नाइटमेयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर ड्यूरिंग। जो नाइटमेयर्स होते हैं, दुआ स्वप्न होते हैं, वो बेसिकली किस स्टेज में होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 या फिर REM में। तो सीधा ध्यान रखना है, जो नाइटमेयर्स होते हैं वो रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, REM, ठीक है, REM का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। तो REM के स्टेज में दुआ स्वप्न होते हैं, सीधे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ में है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लर्निंग चैप्टर से है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज नॉट लर्नड थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग से नहीं सीखा गया है। देखिए, आ रैट लर्निंग टू प्रेस अ बार टू गेट फूड। एक चूहा है, भोजन पाने के लिए बार दबाता है, तो ये भी आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का है। आ डॉग जंपिंग ओवर अ हर्डल टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। कुत्ता बिजली के झटके से बचने के लिए एक सर्कल से कूद जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका एक ऑपरेंट कंडीशनिंग का हिस्सा होता है। फिश स्विमिंग टू द टॉप ऑफ द टैंक व्हेन लाइट गोज ऑन। यानी जब रोशनी जलती है तो जो मछली होती है वो टैंक के ऊपर हिस्से पर आ जाती है। और पिजियंस लर्निंग टू टर्न इन सर्कल्स फॉर अ रिवार्ड। कबूतर इनाम के लिए घेरे में घूमना सीखते हैं। तो बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं है। A, B और D ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के पार्ट हैं, लेकिन C ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट नहीं है। इसमें जो A, B और D में जो कंडीशन बताई गई है, पहले में चूहे की, दूसरी में डॉग की, इसके बाद पिजियंस की, इसमें जो भी काम हो रहा है पर्टिकुलर रिवार्ड या किसी टास्क को पूरा करने के लिए हो रहा है कि इनाम कुछ मिल जाए, कोई काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग है। लेकिन C, फिश स्विमिंग टू द टॉप ऑफ द टैंक व्हेन लाइट गोज ऑन, इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं है, यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग है। बेसिकली फिश ऊपर आ जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है या लाइट चाहिए होती है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज नॉट लर्नड थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से आज मैं आपके साथ में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर किया। ये डिफरेंट टॉपिक्स से थे। आई होप इन्हें आप समझे होंगे या मेरे साथ जुड़े रहें कुछ और भी ऐसे सीखने के लिए।